Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board 2025 paper Set 3 Code 55/2/3 फिजिक्स का पेपर था ये। सेक्शन ए में जाते हैं सीधा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर टू आइडेंटिकल डाइपोल D1 D2 चार्ज -q + q ऑफ डाइपोल D1 आर लोकेटेड एट द कोऑर्डिनेट 0 0 a, 0 एंड दैट डाइपोल D2 एट कोऑर्डिनेट 0, a 0, 2a in xy plane respectively. The net dipole moment of the system. पहले फिगर बनाते हैं फिर क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा है, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये तो x एक्सेस हो गई और ये आपकी y एक्सेस। एक कोऑर्डिनेट रखा 0 0 और एक दे रखा था आपका a, 0 0 0 पर -q प्लेस था, 0 0 पर -q और a, 0 पर +q डाइपोल D1 का। तो ये यहाँ पर -q प्लेस कर दो, यहाँ पे +q और ये डाइपोल लेंथ हो गई बेटा ये वाली। तो ये डाइपोल D1 हो गया। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन याद होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया P1 वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज लिख लो, मैग्नीट्यूड लिखते हैं केवल, और डाइपोल लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो डाइपोल लेंथ होती है -q और +q के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन, ये वाली। इसके कोऑर्डिनेट है x में कितना चला है a और y में चला ही नहीं है, तो इसके डाइपोल लेंथ हो गई ये वाली a, इसीलिए QA। वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको तो P1 वेक्टर इक्वल टू P1 का मैग्नीट्यूड, साथ में एक यूनिट वेक्टर आता है और ऐसा यूनिट वेक्टर पुट करना है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन और उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो। तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, इसीलिए आई कैप, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर अंडर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसे ले सकते हैं QA आई कैप। ऐसे ही दूसरा डाइपोल देखिए D2, उसके कोऑर्डिनेट है 0, a, तो ये 0, a, x में 0 y में a, ये आपका a डिस्टेंस हो गई ऑरिजिन से। यहाँ पे प्लेस्ड है -q और दूसरा है आपका ये 0, 2a, तो x से यहाँ से 2a है बेटा, ये 2a और यहाँ पे प्लेस्ड है +q। ये डाइपोल हो गया आपका दूसरा वाला D2। इसकी डाइपोल लेंथ कितनी हो गई, देखो a ही हो गई, ये वाली a हो गई बेटा। 2a में से एक हटाइए तो a, और डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो P2 वेक्टर ये हो गया। y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j कैप, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया P2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज q इनटू डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ -q और +q बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन, दैट मीन्स a। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो P2 वेक्टर इक्वल टू P2 j कैप लिख सकते हैं, तो P2 की वैल्यू QA j कैप। पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है तो वेक्टर फॉर्म में है, टोटल निकाल लीजिए P1 + P2, तो P वेक्टर इज इक्वल टू QA आई कैप प्लस QA j कैप। QA कॉमन ले लीजिए, आई कैप प्लस j कैप। ये पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट हो गया बेटा, ठीक। तो इसकी चॉइस हो गई फर्स्ट का, देखिए A, तो फर्स्ट का चॉइस हो गया A इज करेक्ट। सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड पढ़िए, विच पेयर ऑफ रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मानते हैं एंड आइडियल एमीटर उसका रेजिस्टेंस 0 मानते हैं। इन द गिवन सर्किट इज पॉसिबल व्हेन द सुटेबल पावर ऑफ सोर्स 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहो तो इस फिगर को कुछ इस तरह से बना लेना आप। 24 ओम, यहाँ पे एक वोल्टमीटर लग रहा है आइडियल, और इस जगह पर उसने एक एमीटर लगा रखा है। यहाँ पे एक सोर्स लगाना है, DC सोर्स लगा देता हूँ, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपका 3 ओम है, ठीक। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर और आइडियल एमीटर, तो इसका रेजिस्टेंस तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस एमीटर का 0 होगा, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब देखो ये वोल्टमीटर जो रीडिंग लेगा वो इस 24 वोल्ट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ही मेजर करेगा।
तो 24 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा उसकी रीडिंग की बात करें तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ से जो करंट चल रही होगी आई, वो पूरी की पूरी करंट इसमें जाएगी, इसमें नहीं जाएगी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो ये करंट आई आई, ये टोटल करंट हो गई एक तरह से ऐसे, ठीक है। तो अब जरा समझो, हमें हमारा क्वेश्चन क्या है ना, ये है वोल्ट मीटर रीडिंग पूछ रहा है। तो शुरुआत करते हैं 2 एम्पियर करंट से। तो देखो इसमें जो करंट जा रही है वो यही जा रही है और इसमें भी वही जा रही है। तो शुरुआत करते हैं, एक एक चॉइस चेक करते हैं। पहली चॉइस चेक करते हैं, अगर करंट में कितना मानूं 2 एम्पियर, पहले वाले में करंट 2 एम्पियर दे रखी है, तो 2 एम्पियर करंट है, तो इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर की रीडिंग जो होगी वो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर होगी। तो V इक्वल टू कितना होगा I इंटू आर। तो I कितना है आपका 2 और ये 24, तो ये आ जाएगा कितना 48 वोल्ट। क्या 2 एम्पियर के साथ 48 वोल्ट है? 2 एम्पियर के साथ 48 वोल्ट नहीं, 12 वोल्ट है। तो ए तो गलत हो गया बेटा, ए तो चॉइस नहीं है हमारी, क्योंकि यहाँ पे तो 12 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में 0.5 एम्पियर करंट है, बी वाले चॉइस में देख लेते हैं। आई दे रखा है 0.5 एम्पियर, तो V निकालते हैं, तो V बराबर IR। इस IR के इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही रीडिंग देगा वोल्ट मीटर, ठीक। तो V बराबर IR, तो V I की वैल्यू कितनी है बेटा? I की वैल्यू बता रहा है 0.5 सेकेंड वाले केस में, तो 0.5 और R है 24, मल्टीप्लाई करिए 20 और 5 और 2 10, 10 और 2 12, तो ये 12 और पॉइंट यहाँ आ जाएगा 12 वोल्ट बता रहा है बेटा। तो यहाँ पे आ रहा है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, तो बी चॉइस भी गलत हो गई बेटा। लेकिन सी चॉइस, डी चॉइस देखो सही है, 0.5 एम्पियर पर 12 वोल्ट, तो डी करेक्ट है बेटा इसका, दूसरे का डी करेक्ट है। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर हो जाएगी 12 वोल्ट और एमीटर करंट हो जाएगी 0.5 एम्पियर। इसमें जो करंट हो जाएगी वही करंट इसके अंदर जाएगी, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है भाई, और इस वोल्ट मीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर होगी। तो इसमें करंट जा रही है, अगर रीडिंग जो है इस रेजिस्टेंस, इसका तो रेजिस्टेंस है ही नहीं है, ठीक है। तो आप सोचो ही मत कुछ और, बस इतना ही कर लो, ठीक। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ आपको, इसीलिए इसकी डी। और इसमें देखो 2 एम्पियर करंट है, ये 6 वोल्ट बता रहा है, 2 एम्पियर पर 48 वोल्ट होना चाहिए था, इसीलिए इसकी डी चॉइस इज करेक्ट। तो सेकंड का डी हो गया। आगे चलते हैं, तीसरा अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्टैटिक चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो कंजर्वेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ओपन कर्व होती हैं, क्लोज कर्व नहीं बनाती। तो कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। जैसे कोई स्टैटिक चार्ज ले ले, कोई पॉइंट चार्ज प्लस के क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से और एंड होता है इन्फिनिटी पर जाके, रेडियली आउटवर्ड बनता है इसका, ऐसे बनता है देखो ऐसे। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई पॉजिटिव चार्ज से और एंड कहाँ पर हुआ? इनफाइनाइट पर। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होता तो स्टार्ट होती नेगेटिव इन्फिनिटी से और एंड होता नेगेटिव चार्ज पर। क्लोज कर्व नहीं बना रही, ओपन कर्व बना रही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ओपन कर्व बनाती हैं, तो ये सही है। फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, सही है। और कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ये भी ठीक है। तो इसका थर्ड का ए हो जाएगा, तीसरे का ए चॉइस इज करेक्ट। तो थर्ड का ए चॉइस इज करेक्ट। चलो आ जाते हैं हम फोर्थ पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सेकंड पेज बदल देता हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? अ मटेरियल इज पुश्ड आउट व्हेन द प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मटेरियल इज। देखो जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा फीवली अट्रैक्ट होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फीवली अट्रैक्ट करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, और डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो फीवली रिपेल्ड करता है। इसलिए रिपल्सन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक मटेरियल है इज पुश्ड आउट व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मटेरियल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो वो उसे बाहर मतलब पुश आउट मतलब बाहर फेंक देता है, धक्का दे देता है ना। तो देन मटेरियल इज डाईमैग्नेटिक,
इसीलिए बी चॉइस इज करेक्ट। फोर्थ का बी होना चाहिए। इसको क्या लिखूं? फोर्थ का बी होना चाहिए बेटा। ठीक, चलिए फिफ्थ में आ जाइए। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ सॉफ्ट आयरन रॉड, फेरोमैटिक मटेरियल की रॉड है ये, सॉफ्ट आयरन की। एक्स इज अलाउड टू फॉल टू द टू पोल्स ऑफ यू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट एज ऑन द फिगर। ये यू शेप की एक परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है उसका, ये साउथ पोल है। अ कॉइल ब्रेप्ड ओवर अ वन आर्म ऑफ यू शेप्ड मैग्नेट, ये कॉइल ब्रेप्ड है, मैंने डायग्राम बना रखा है। ड्यूरिंग फॉल ऑफ द रॉड, इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग की बात कर रहा है, ठीक है। द करंट इन द कॉइल विल बी, देखो ये। तो बहुत से बच्चों को लगता है कि इसमें मैग्नेटिक लाइंस लिंक नहीं करेंगी। देखो ये सॉफ्ट आयरन है, ये साउथ पोल है, तो जब इसके पास आएगा तो यहाँ पे अपोजिट पोल डेवलप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ये साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं क्लोज लूप बनाती हैं बेटा। जैसे ये मैग्नेट है यहाँ पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं, तो यहाँ से निकल रही होंगी ऐसे, और यहाँ से एंटर कर रही होंगी, और अंदर यहाँ साउथ टू नॉर्थ होगा। तो ये कुछ इस तरह से बनाती हैं बेटा। तो जब ये लाइंस ऐसे कुछ तो लिंक करेंगी बेटा, इसमें ऐसे आएंगी तो ऐसे, ये वाली लिंक नहीं करेंगी, लेकिन ये नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में एंटर करती हैं। तो सोचो यहाँ से निकलेंगी तो कुछ तो एंटर कर जाएंगी इसमें कॉइल में। तो ऐसे ना सोचना कि जो है मैग्नेटिक लाइंस लिंक नहीं कर रही हैं, लिंक कर रही हैं बेटा, है ना। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जाएंगी तो लिंक ही नहीं करेंगे इससे, तो फ्लक्स में चेंज आएगा नहीं, तो इंड्यूस करंट डेवलप होगी ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है। अब जरा देखो, नॉर्थ पोल जब पास आ रहा होगा, ये ऐसे गिर रहा होगा नीचे की तरफ, उसमें डायग्राम में बनाया भी है उसने, ये देखो ऐसे ये गिर रहा होगा, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो नॉर्थ से निकलती हैं, तो वो इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही होंगी। बी जैसे जैसे पास आ रहा होगा तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो इंक्रीज हो रही होंगी, है ना। और ये डायरेक्शन होगी इंक्रीज होने की। ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सिंबल बनाया है वो इंक्रीज होने का बनाया है, इंक्रीज हो रही होंगी, ये डायरेक्शन होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इंड्यूस करंट जो डेवलप होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का अपोज करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का अपोज करेगी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रखेगी वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे रहेंगी ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, ये इंड्यूस करंट की वजह से, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है। तो इंड्यूस और बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट जो इसमें डेवलप होगी वो इस तरह से डेवलप होगी कि उस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का अपोज करें, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा वो। और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा प्रोड्यूस होने के लिए देखो आप क्या लगाइए, लाइट हैंड रूल लगाइए। तो करंट कुछ इस तरह से होनी चाहिए। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ऐसे करंट ऐसे होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला हिस्सा जो है ना, ऐसे समझो, ये जो आपका ये साउथ पोल वाला ये हो गया, और ये नीचे से आ रहा है इस साइड से, और यहाँ से ऊपर से आ रहा है ना। तो ये कुछ इस तरह से है बेटा, ऐसे। और यहाँ से देखेंगे हम, क्योंकि ऊपर की साइड से गिर रहा है तो ऊपर की साइड से देखेंगे। अब देखने वाली बात है, देखें इधर से या इधर से, तो इधर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बेटा, और ये करंट की डायरेक्शन है, ऐसे घूम रही है करंट ऐसे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ऊपर वाली साइड से तो करंट ऐसे घूम रही है, तो यहाँ से अगर देखूँ तो एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगी आपको ऐसे। देखो ये डायरेक्शन, ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना, और ऐसे घुमा दो इसको, ये हो गई करंट की डायरेक्शन फिंगर वाली। तो यहाँ से देखना पड़ेगा आपको इस साइड से, तो इस साइड से अगर देखें तो करंट कुछ इस तरह से है बेटा, कैसी दिख रही है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, इसका बी चॉइस करेक्ट होना चाहिए, बी, ठीक है। जीरो तो नहीं होगा, ठीक। और केवल ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द रॉड पूछ रहा है, केवल, ये भी इंपॉर्टेंट है, गिरते समय पूछ रहा है बस, ठीक। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी करेक्ट होना चाहिए बेटा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 6, ये सेम है आपका सेट ए में भी था, फिर मैंने वहां पर भी ट्राई किया था, कराया था आपको सेट 1 में। दोबारा से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। 1 सेंटीमीटर, सिस्टम का ध्यान रखना, स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट 1 एम्पियर, करंट इन एक्स डायरेक्शन लाइज सिमेट्रिकली एट द ऑरिजिन of Cartesian coordinate system. The magnetic field due to this segment at a point 1 meter 0 h.
ठीक, तो सबसे पहले 6 क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाते हैं। एक एक्स डायरेक्शन में करंट है बेटा, तो एक्स डायरेक्शन में, और ये जो है स्मॉल सेगमेंट जो है ये वायर है आपका, ये मिड पॉइंट है। इसमें करंट है आपकी I बराबर 1 एम्पियर और एक्स डायरेक्शन में करंट है एक्स एक्सिस में। इसकी जो लेंथ है DL की डायरेक्शन वही मानते हैं हम जो करंट के डायरेक्शन है, करंट के अलोंग ही DL वेक्टर की डायरेक्शन मानते हैं। ये 1 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड में दे रखा है, ऐसे लिख लो। DL वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट मीन्स DL, ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट रखे हैं मीटर में है और ये ऐसा ही सिस्टम में है। इस सेंटीमीटर को मीटर में ज़रूर बदलना बेटा, ठीक है, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। 1 और ये मिड पॉइंट हो गया 0 0 कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। अब एक पॉइंट है x बराबर 1, तो x बराबर 1 और y बराबर भी 1 और z बराबर 0 है, तो एक पॉइंट है यहाँ पे P, उसे कोऑर्डिनेट है 1 मीटर और 0, ठीक है। जानते हो ये r वेक्टर हो गया, इसी पॉइंट में डिफिन निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर होता है ये आपका, ये r वेक्टर होता है, ठीक। इस r वेक्टर की अगर हम वैल्यू निकालें तो हेड यहाँ आएगा बेटा, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो हेड यहाँ आएगा और टेल होगा यहाँ, तो हेड वाले में से टेल वाला घटाते हैं। ये x है, ये y है और ये z है। x में से x घटाओ तो x का कोऑर्डिनेट इधर 1 है और इधर 0 है, इसीलिए 1 - 0, और x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है i कैप, इसीलिए i कैप लिख लो। ऐसे ही y में से y घटाओ तो +1 - 0 j कैप, और z तो इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 होगा, तो इतना ही रह जाएगा। तो r वेक्टर इक्वल टू आ गया i कैप प्लस j कैप। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूँ r वेक्टर का, मॉडुलस ले लूँ, दैट मीन्स r, तो रूट के अंदर i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, और j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 2, ठीक। इसमें लगा दूँ मैं बायो-सैवर्ट लॉ, तो बायो-सैवर्ट लॉ लगाऊँ तो dv वेक्टर फॉर्म में लिखूँ बेटा, dv इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला याद होना चाहिए, μ/4π I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई r का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। क्यूब होता है बेटा वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, क्यूब होता है वेक्टर फॉर्म में। तो हमें देखो इसकी वैल्यू तो मालूम ही है 10⁻⁻7, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, और I की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर। DL वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो DL वेक्टर इज इक्वल टू DL का मैग्नीट्यूड, और देखो DL वेक्टर की डायरेक्शन करंट के अलॉन्ग होती है, तो DL वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे I कैप आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने यूनिट वेक्टर का लगाया है, A वेक्टर बराबर लिखते हैं तो A का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, साथ में एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं, और ऐसा यूनिट वेक्टर लिखते हैं कि इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम हो। यहाँ A वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड है और इन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो DL वेक्टर तो DL का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, जो कि I कैप है। अब DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर निकाल लूँ, तो DL वेक्टर क्रॉस R कैप, तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻2 I कैप, तो 1 × 10⁻⁻2 I कैप क्रॉस I कैप प्लस J कैप। अब देखो I का I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 हो जाता है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है ना, तो I और I के बीच में कितना एंगल होगा 0 डिग्री, तो वो हो जाएगा आपका 0। तो इसका प्रोडक्ट तो 0 हो गया, इसका करें तो +1 × 10⁻⁻2 I कैप क्रॉस J कैप, I का मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब I क्रॉस J की वैल्यू के लिए आपको एक सर्कल बनाते हैं आप, I यहाँ लिख लो, J यहाँ और K यहाँ, तो I क्रॉस J, I से J की तरफ घुमाते हैं छोटे एंगल से, I के से J की तरफ घुमाओ स्मॉल एंगल से, तो सॉरी I से J की तरफ घुमाते हैं शॉर्टेस्ट पाथ से, ऐसे, तो एरो की डायरेक्शन में घुमा रहे हो तो K कैप आएगा, तो 1 × 10⁻⁻2 K कैप, ये आ गया DL क्रॉस R। तो इसकी वैल्यू लिख दो 1 × 10⁻⁻2 K कैप, और R का मैग्नीट्यूड का क्यूब है तो जो कि √2 है, इसको क्यूब करेंगे तो 2√2 आएगा बेटा। तो देखो ये हो गया आपका 1/2 √2 और ये हो गया 10⁻⁻2
9 के कैप ऐसे। और 2 का अगर इसमें डिवाइड कर दूं तो 0.5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √2 और 10 की पावर -9 के कैप। अब देखो इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये 5/√2 और 10 की पावर -10 हो जाएगा, क्योंकि ये +10 है, ऊपर लेके आएंगे तो -1 और हो जाएगा के कैप। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा और यूनिट होगी टेस्ला। टेस्ला यूनिट है, तो इसीलिए इसकी चॉइस हो गई बेटा 6 वाले की सी। 6 वाले का सी होगा। ठीक है, 5/√2 10 की पावर -10 के कैप। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टर्न्स बिटवीन डिफरेंट पेयर ऑफ आउटपुट टर्मिनल्स आर शोन फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट हो गया, इसमें 20 वोल्ट है ना, तो ए और बी के क्रॉस जो है इनपुट वोल्टेज है ईपी लिख देता हूँ, ये 20 वोल्ट दे रखा है बेटा, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 20, ये रख रहे हैं ए और बी, ये इनपुट हो गया, इनपुट वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है एनपी 20 वोल्ट, 20 टर्न सॉरी। ठीक, ये सेकेंडरी कॉइल है आपकी, ये वाली। कह रहा है कि बिटवीन विच द 2 टर्मिनल्स ऑफ आउटपुट इज 120 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज मतलब सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 120 वोल्ट होगा, तो कौन से उसमें होगा ये पूछ रहा है। तो पहला दे रखा है पी क्यू, चेक करने पड़ेंगे बेटा कि ए वाला चॉइस चेक करते हैं पी एंड क्यू में, है ना। तो देखो ये पी है और ये क्यू है, इसमें 20 टर्न है, तो एन एस हो गया आपका 20 टर्न्स। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि ई एस बटे ई पी बराबर होता है एन एस बटे एन पी। ये वाली वैल्यू निकालना, आप वैल्यू पुट मत करना ई एस की वैल्यू। ठीक है, तो ई एस की वैल्यू आप ऐसे रहने दो ई एस ही, ई पी की वैल्यू पुट कर दो 20, एन एस की वैल्यू 20 और एन पी की वैल्यू 20, इससे कट गया, तो ई एस आया 20 वोल्ट। क्या 120 वोल्ट आया? नहीं आया, दैट मीन्स ये गलत चॉइस है। बी देख लेते हैं। बी में क्यू और एस में कह रहा है, क्यू एंड एस, तो क्यू कहाँ है? ये रहा, और एस ये रहा। तो देखो इसमें एन एस हो गए कितने सेकेंडरी कॉइल में, क्यू और एस के बीच में देखो 60 और 40, 100 टर्न हो गए बेटा। फिर करके देखते हैं, ई एस बटे ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। ई एस निकालेंगे, ई पी की वैल्यू 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, एन एस की वैल्यू 100 और एन पी की वैल्यू 20, एन पी की वैल्यू 20, तो 20 से 20 कट गया, ई एस आया 100 वोल्ट। चाहिए कितना था? 120, तो ये भी चॉइस नहीं है। सी चॉइस क्या है आपकी? पी और आर को देख रहा है, पी और आर। पी और आर में देखो बेटा, पी ये रहा और आर ये रहा, तो 60 हो गए टर्न। पी और आर के बीच में टोटल टर्न कितने हो गए? 20 और 60, 40, 60 हो गया, तो एन एस हो गया 60। फिर चेक कर लो, ई एस बटे ई पी बराबर एन एस अपॉन एन पी। तो ई एस निकालना है, ई पी की वैल्यू 20 वोल्ट है, एन एस की वैल्यू बदल रही है बस केवल 60, एन पी की वैल्यू 20, एन पी 20 है। तो देखो 20 से 20 कट गया, फिर ई एस इज इक्वल टू 60 वोल्ट आया, तो ये भी चॉइस नहीं है, तो डी चॉइस ही करेक्ट होगी। फिर भी चेक कर लेते हैं पी एंड एस में, तो पी एरा और एस एरा, तो टोटल टर्न कितने हो गए? ये 100 और ये 20, 120, तो एन एस हो गया आपका इसमें 120। तो फिर फॉर्मूला लगाएं, ई एस बटे ई पी की वैल्यू तो 20 है और एन एस की वैल्यू 120 और इसकी वैल्यू 20, 20 से 20 कट गया, तो ई एस आया 120 वोल्ट। तो इसमें देखो 120 वोल्ट आ रहा है जो गिवन है, इसीलिए इसका जो चॉइस होनी चाहिए आपकी क्वेश्चन नंबर 7 की, वो होनी चाहिए आपकी डी। 7 का डी इज करेक्ट, 7th का डी करेक्ट होगा, पी एंड एस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द ऑल्टरनेटिंग करंट आई इज एन इंडक्टर ऑब्जर्व टू वेरी विद टाइम टी एज शोन इन द फिगर, शोन इन द ग्राफ ऑफ द ग्राफ फॉर अ साइकिल। ये ग्राफ दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फॉर्म, वोल्टेज एंड टाइम। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें करंट वर्सेस टाइम दे रखा है। ये
यहाँ पे इस तरह से दे रखा है ग्राफ, यहाँ पे टाइम है t/2, ये 0 है और ये t है। तो देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, E = होता है LDI/dt, माइनस होता है वैसे तो LDI/dt। ठीक, इस ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालें, कहाँ से कहाँ तक, O से A तक, O से A तक कह दो, या 0 से t/2 तक, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालें, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन tan थीटा, तो ये होगा आपका DI/dt, ऐसे इस पूरे ग्राफ का DI/dt। अब ये स्लोप जो है, इसमें अगर थीटा देखें तो ये होगा बेटा, इस वाले पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो DI/dt आएगा, पर परपेंडिकुलर होगा DI, ऐसे करते हैं। देखो समझो कि ये स्ट्रेट लाइन है, एक बहुत छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं, ऐसे नहीं, ये बड़ा बना दिया मैंने, तो ये तो dt टाइम इंटरवल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये DI हो जाएगा, ऐसे ऐसे समझो। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, इस छोटे से ट्रायंगल में लगाएंगे तो tan थीटा DI/dt आएगा। ठीक, अब एक बात बताओ, थीटा कैसा है इस पूरे ग्राफ में, यहाँ से यहाँ तक, इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तब भी आएगा, इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यही आएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यही आएगा। तो थीटा आपका एक तो एक्यूट एंगल है और दूसरा कांस्टेंट भी है, तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट होगी। तो देखो ऐसा नहीं कि आई चेंज नहीं हो रहा, यहाँ से यहाँ तक आई चेंज हो रहा है बेटा, आई तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो करंट में चेंज आने की जो रफ्तार है, रेट ऑफ चेंज इन करंट जो है वो कांस्टेंट है। दैट मीन्स tan थीटा कांस्टेंट, DI/dt की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है बेटा, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। आई तो चेंज हो रहा है बेटा, यहां से यहां तक देखोगे तो करंट चेंज हो रही है, एक सेकंड में जो करंट में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट है बेटा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव भी है। तो एक बात तो इस वाले केस में E बराबर माइनस का LDI/dt देखें तो L तो सेल्फ इंडक्टेंस है, तो L तो कांस्टेंट टर्म होता है, L की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ DI/dt और इंड्यूस्ड EMF। L इज डिपेंड्स ऑन ओनली ओरिएंटेशन, शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑल्सो, है ना। लेकिन L DI/dt पर और E पर डिपेंड नहीं करता, केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ केवल, तो L DI/dt, तो L कांस्टेंट है और ये DI/dt भी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो इंड्यूस्ड EMF जो होगा वो पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। वैसे एक्चुअल में साइन को भी लेके चलें, दर्शन को भी इंक्लूड करें तो नेगेटिव आता, ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कांस्टेंट EMF डेवलप हो रहा है। तो देखो इसमें तो वोल्टेज चेंज हो रहे हैं, ये वोल्टेज ही है बेटा, V लिख सकते हो आप इसकी जगह पे, है ना। तो इसमें तो चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, इसमें ही कांस्टेंट है 0 से t/2 और पॉजिटिव भी है। वैसे एक्चुअल में अगर सही डायग्राम दर्शन को भी इंक्लूड करें तो उल्टा बनना चाहिए था, नेगेटिव नीचे से शुरू होना चाहिए था, ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए था, पर इसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात करी है, इसीलिए इसमें इस रीजन में C चॉइस इज करेक्ट। थोड़ा सा और बता देता हूँ कैसे। इस वाले रीजन की अगर हम बात करें A से C तक की, अगर हम A to C की चर्चा करें, दैट मीन्स t/2 से t की चर्चा करें, तो इसमें जो स्लोप है tan थीटा है, ये DI/dt, लेकिन इसमें जो थीटा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं बेटा हम, ये वाला एंगल मत लेना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इस एक्स एक्सेस से ऐसे, ये वाला थीटा होगा। तो इसमें थीटा आपका एक तो ऑब्ट्यूस एंगल है और है कांस्टेंट। इस वाले पॉइंट पे देखोगे तब भी ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यही आएगा, इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यही आएगा, है ना। तो किसी भी पॉइंट का, इस यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालो आप, कांस्टेंट ही रहेगा और ऑब्ट्यूस है और कांस्टेंट है। तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, tan के टेबल में जब ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो नेगेटिव वैल्यू होती है ना, और कांस्टेंट है। तो इसलिए E बराबर, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो L DI/dt, तो L तो कांस्टेंट है ही और DI/dt भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट और नेगेटिव है, इसीलिए माइनस का
इंडिविजुअल नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। अगर हम इसको लेके चलें तो यहाँ पर आपका नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, लेकिन आएगा कांस्टेंट ही। इसीलिए इस डायग्राम इसमें से सबसे बेस्ट चॉइस देखें तो सी होगी, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट हो गया 0 से t/2 तक, और t/2 से फिर ये कांस्टेंट हो गया, नेगेटिव हो गया। इसीलिए सी चॉइस इज करेक्ट, 8 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आउट ऑफ सिलेबस है। पता नहीं ऐसे क्वेश्चन क्यों दिए, बहुत से बच्चों ने गलती करी है, इसमें बी चॉइस टिक करे आए हैं, डी चॉइस इज करेक्ट, है ना। द प्लेन फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल and radius of curvature of the curved surface of the lens are n and radius of curvature r respectively. This lens will behave as a concave mirror of focal length. ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो ये, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस ही है बेटा ये क्वेश्चन। उसने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया है ऐसे, इस पर उसने एक प्लेन मिरर पॉलिश कर दिया बेटा ऐसे। तो आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे प्लस और एक प्लेन मिरर ऐसे, लेकिन यहां पर लाइट जो है यहां से एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होके इस पर पड़ा, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर लाइट फिर रिफ्रैक्ट हुई, तो 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, और ये पूरा जो है ये वाला ये कॉनकेव की तरह से वेव कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो जो 1/f इक्वलेंट है, ये f इक्वलेंट इसका लिख रहे हैं, ये कॉनकेव की तरह से वेव कर रहा है, तो इसकी फोकल लेंथ हमें निकालनी है कॉनकेव की तरह से। इक्वल टू यहाँ पे ये होता है 1/f मिरर, मिरर ये हो गया, इसकी फोकल लेंथ लिख रहे हैं, माइनस के होता है 2/f लेंस। ये फॉर्मूला होता है बेटा, अभी मैं आपको ये फॉर्मूला दिखा भी दूंगा, ये सिलेबस में नहीं है आपके, है ना। बड़ी बात ये है कि आपके ये सिलेबस में नहीं है, ये फॉर्मूला है आपका। ये देखो सिल्वरिंग ऑफ द लेंस है, ये सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस, और ये आपका फॉर्मूला दिख रहा है ये वाला 1/fe बराबर माइनस के 2/fl प्लस 1/f। ये डायग्राम है देखो, ये वाला हेडिंग है केस 1, है ना। ये केस 1 थोड़ा सा दिखाऊं, ये केस 1 द प्लेन सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, ठीक। तो अब चलो आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे अगर इस क्वेश्चन को करें तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, पर ये सिलेबस में नहीं है बेटा, बिल्कुल पक्का गारंटी से सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। आइए तो ये देखो, ये कॉनकेव, ये पूरा सिस्टम कॉनकेव की तरह से वेव कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला भी है। दिस लेंस विल बिहेव एज कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितनी, ठीक। तो यही पूछ रहा है। तो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक। तो 1/f इक्वलेंट, ये कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है, ये तो इन्फिनिटी हो गई, माइनस के 2/fl, ये जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है। तो फॉर्मूला आ गया f इक्वलेंट इज इक्वल टू, माइनस उल्टा कर लेंगे इसको, देखो ये तो 0 हो जाएगा, 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, माइनस के 2/f लेंस। तो f इक्वलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा f लेंस डिवाइड बाई 2। अब ये लेंस कौन है बेटा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। तो देखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं हम, कैसे। देखो इस सरफेस का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है n, और ये कर्व सरफेस है, इसकी रेडियस गोला घुमाएंगे तो इधर की तरफ घूमेगा। ये सेंटर कर्वेचर हो गया C1, और इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होता है, तो यहाँ से ये दूरी हो गई R1, और ये देखिए R। प्लेन सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है R2, वो इनफाइनाइट हो गई, और इंसिडेंट रे इसको मान लेते हैं। तो देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो R1 पॉजिटिव हो गया, और इसमें लगा दो लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला μ-1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दे रखा है, 1/R1 माइनस 1/R2। तो इसकी वैल्यू n दे रखी है, n-1, R1 दे रखा है R, और R2 इन्फिनिटी, तो ये हो गया n-1/R, ये 1/fl आ गया। तो fl आ गया
r/n-1, इसीलिए यहाँ रख देंगे तो माइनस का FL की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, तो आएगी r/2n-1। ये माइनस साइन क्या बता रहा है सर? माइनस साइन बता रहा है कि जो आपका कॉनकेव मिरर है ना, ये कॉनकेव मिरर की तरह से वेव करता है, ध्यान रखना, ये कॉनकेव मिरर की तरह से वेव कर रहा है कंबाइंड सिस्टम। और बोला भी उसने दिस लेंस वेव इज अ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से देखो, आप खुद देखो, ये लाइट गई, ये रिफ्लेक्ट होके आई, वापस लौट के आई है ना, तो इसलिए पूरा सिस्टम किसकी तरह से वेव किया? कॉनकेव मिरर की तरह से। तो इसीलिए इसकी जो चॉइस होनी चाहिए यहाँ पर माइनस साइन केवल ये बता रहा है कि वो कॉनकेव मिरर है, ठीक है नहीं, और कुछ नहीं, इसलिए इसकी डी चॉइस होनी चाहिए 9th की, r/2n-1। डी चॉइस इज करेक्ट, 9th का डी होना चाहिए बेटा, ठीक है। ये आउट ऑफ सिलेबस दे दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी थोड़ा सा अजीब ही है और आउट ऑफ सिलेबस ही है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। When the resistance measured between P and N end of PN junction diode is high, it can act as an क्या? तो देखो, एक पहले PN जंक्शन डायोड दे रखा है, ये P टाइप है और ये N टाइप है, और इसका रेजिस्टेंस जो बता रहा है हमें, ये हमें वेरी हाई बता रहा है। तो जानते हो, जब पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस वेरी हाई तब होता था जब वो रिवर्स बायसेस में कनेक्टेड होता था, पी टाइप नेगेटिव से और एन टाइप पॉजिटिव से, रिवर्स बायसिंग बेटा। इस वाली कंडीशन में इसमें कोई करंट कंडक्ट नहीं करती थी, तो कोई करंट कंडक्ट नहीं कर रही है इसमें, सर्किट में कोई करंट कंडक्ट नहीं कर रही है, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो एज अ ओपन सर्किट, ऐसे ऐसे कि कोई करंट कंडक्ट नहीं कर रही। भाई रिवर्स बायसेस में कोई करंट कंडक्ट नहीं करती। आइडियल अगर रेजिस्टेंस आइडियल पीएन जंक्शन डायोड मान लेते तो उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी मान लेते थे, तो यहाँ पे ये कोई करंट कंडक्ट नहीं करने देगा। बिल्कुल ऐसे ही आपका जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर, जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, फुली चार्ज्ड, स्टडी स्टेट अटेंड कर लेता है, फुली चार्ज्ड या फिर स्टडी स्टेट। कैपेसिटर फुली चार्ज होने का मतलब है इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और इस कैपेसिटर की प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाए, तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाता है और करंट जीरो हो जाती है, तो करंट जीरो हो जाती है। फुली स्टडी स्टेट में करंट जीरो होती है, इसमें भी। तो इसमें भी ये कैपेसिटर की जो है ओपन सर्किट की तरह से काम करता है, ये भी ओपन सर्किट की तरह से काम करता है। तो पीएन जंक्शन डायोड एक्ट एज अ कैपेसिटर। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर स्विच है तो ट्रांजिस्टर होता है बेटा। वो ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें एक पार्ट स्विच ऑन की तरह से काम करता है और एक पार्ट उसका स्विच ऑफ की तरह से काम करता है, वो ट्रांजिस्टर होता है। यहाँ पे जंक्शन डायोड बोला है बेटा, हाई बोल रहा है, तो स्विच तो नहीं होगा। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच एक आर्टिकल हमने पढ़ते हैं, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ट्रांजिस्टर करता है स्विच की तरह से काम, इसीलिए यहाँ सी चॉइस होगी इसकी 10th की सी, ठीक। अच्छा, आ जाइए 11 में पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 बेटा। 11 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, 11 वाला। एटॉमिक स्पेक्ट्रल इमिशन लाइंस हाइड्रोजन एटम आर इंसिडेंट ऑन जिंक सरफेस। जिंक है, जिंक जो है तो एल्कली मेटल नहीं है, एल्कली मेटल नहीं है, ये हार्ड मेटल होता है और ये रेस्पॉन्ड करते हैं केवल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पर, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। विजुअल लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है बेटा। विजुअल लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तभी होता है जब एल्कली मेटल्स हों, जो सॉफ्ट मेटल होते हैं उनका वर्क फंक्शन कम होता है। चलो पढ़ते हैं इसमें फिर क्या कह रहा है आगे। द लाइन्स विच कैन इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेंबर्स। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है बच्चों को, तो कि एक ये जिंक का एक मेटल सरफेस है और ये बाल्मर सीरीज क्या है भैया इसमें, तो इस पे एक रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है बेटा। अब कौन सा रेडिएशन, तो देखो हमने पढ़ा है कि ये n=1 ग्राउंड स्टेट, ये n=2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर n=3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फिर n=4, फिर n=5, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है।
जानते हो लाइमन सीरीज में जब होता है तो कौन सी होती है, जब फर्स्ट में वो क्या करता है ऊपर से नीचे कूदता है तो फर्स्ट में कूदता है तो वो लाइमन सीरीज होती है बेटा सारी। और ये जब हायर एनर्जी लेवल ऐसे होती है एनर्जी लेवल आपकी, तो जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में जंप करता है तो ये एक रेडिएशन इमिट करता है, एनर्जी छोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइमन सीरीज में कौन सी रेडिएशन छोड़ता है बेटा, जब भी लाइमन सीरीज होती है तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये कौन सी एनर्जी छोड़ता है जानते हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन छोड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बाल्मर में आती हैं, सेकंड में जब जंप करते हैं बाल्मर में तो ये विजुअल रेडिएशन छोड़ता है बाल्मर में, विजुअल रेडिएशन, विजुअल लाइट, ये बाल्मर में होता है। और पाश्चन में जो आपकी आती है ये पाश्चन में इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ता है। तो जो ये रेडिएशन छोड़ रहा है ना जब ऊपर से नीचे कूद रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वही जिंक मेटल पर लाइट पड़ रही है। तो जिंक जो मेटल होता है ये हार्ड मेटल होता है बेटा, एल्कली मेटल नहीं है। ये विजुअल लाइट पर तो रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, विजुअल लाइट पर इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं है, केवल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पर ही आपके ये रेस्पॉन्ड करते हैं हार्ड मेटल और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इसीलिए लाइमन सीरीज में आएगा ऐसा बेटा, इसमें लाइमन सीरीज होगी इसीलिए ऐसा लिखेंगे। तो सी चॉइस 11 का सी होना चाहिए बेटा, 11 का सी होना चाहिए। क्योंकि देखो सबसे विजुअल लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है क्या, अल्ट्रावायलेट की या फिर आपकी इंफ्रारेड की, कौन से ज़्यादा सूटेबल होते हैं लाइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई या लो, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ती है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की कहेंगे। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन छोड़ता है लाइमन सीरीज में, इसीलिए इसका लाइमन सीरीज होना चाहिए 611 का सी। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12, ये तो इजी क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स एनर्जी इन द ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग द क्वांटम नंबर माइनस के 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वैल्यू ऑफ एन। तो देखो इसी की बात कर रहे हैं, ये ग्राउंड स्टेट होती है n/1। इसमें टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस के 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जब n/1 डालेंगे तो इसमें टोटल एनर्जी होगी माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n/2 पुट करते हैं इसी में तो ये आती है माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे को ये याद है, आप चाहो तो n/2 पुट करो और 2 पुट करके 4 आएगा, 4 का डिवाइड करिए यही आ जाएगा। फिर n/3 पुट करते हैं तो ये माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। फिर n/4 पुट करते हैं तो ये माइनस के 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। फिर n/5 पुट करते हैं तो ये माइनस के 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो n/5 पर आता है, तो n/5 पुट करके देखिए, यहाँ पे सबको पुट करके देखना पड़ेगा बेटा आपको। अगर याद हो तो ज़्यादा बेटर रहता है ये, है ना याद हो तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ये टोटल एनर्जी याद कर ली थी मैंने, नहीं आप 25 का डिवाइड करिए, सॉल्व करिए तो 0.54 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो n/5 के लिए ऐसा है, तो इसीलिए 5 डी चॉइस होगी, 12 का डी। अससन रीजन में आ जाए तो देखो ये जो सेट 1 है सी का, जो सेट 1 है ये वाला, देखो मैं दिखा देता हूँ 55/2/1। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके इसके अससन रीजन और टाइप जो आपका सेक्शन डी है, ये वाला सेक्शन डी क्वेश्चन, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सेम है बेटा। ये मैंने करा रखे हैं, वहाँ पे 4 वीडियो बना रखे हैं मैंने, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी से। तो वहाँ जाके देखिए इसके, और अससन रीजन में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, क्वेश्चन को जरूर मिला लेना। क्वेश्चन कौन सा है, सीक्वेंस बदल दिया केवल अससन रीजन में, और ऐसे ही वहाँ पर भी सीक्वेंस बदल दिया है, इसीलिए सीक्वेंस चेक कर लेना। और वहाँ पर भी मैंने पूरे सॉल्व कराए हैं, वहाँ पे आप जाके इन क्वेश्चनों को देख सकते हो। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।